Okay. So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है इकोनॉमिक्स का अगेन एक और लेक्चर हम लोग लेकर आ रहे हैं पार्ट 6। इसके बाद एक और पार्ट 7 भी आएगा विद द सेम टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर एज सच ये टॉपिक नहीं है। सीएपीएफ में भी ये टॉपिक जो फाइनेंशियल मार्केट का है वो इतना आता नहीं है, बट सीडीएस में कहीं ना कहीं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बीच में कवर कर लिया है। इसके बीच में मतलब मनी एंड बैंकिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है, इसके बीच में हम लोग जो है फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सीडीएस क्लियर किया है, आई हैव गिवन द एसएसबी आल्सो, एचएएस मेंस भी दिया है, देन यूपीएससी इंटरव्यू भी दिया था एंड एनसीसी एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, चलिए। सो वी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी हैव ऑलमोस्ट 90 दिन बाकी हैं हमारे पास, और अगर वी वांट टू कंप्लीट आवर सिलेबस विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम कि पेपर 1 भी कंप्लीट करना है, पेपर 2 भी कंप्लीट करना है विद द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कि हम लोग को पहले दिन कौन सा लेक्चर मिलेगा, दूसरे दिन कौन सा मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पेपर 1 के और पेपर 2 के, तो उसके कंप्लीट एक कोर्स है हमारे पास, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। साथ ही साथ वी हैव टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इफ यू वांट यू कैन गो अहेड विद दिस, यू विल बी गेटिंग सर्टेन डेमो लेक्चर्स ऑल्सो, आप देख सकते हो उनको और आपको अच्छा लगेगा तो यू कैन गो अहेड विद दैट, बट इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सीएपीएफ एंड सीडीएस स्टूडेंट्स जो कि सीएपीएफ का टारगेट कर रहे हैं, दे शुड ऑलवेज टारगेट द सीएपीएफ, क्योंकि सीएपीएफ का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होता है जीएस के मामले में, और जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, पेपर 2 हो गया, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड थोड़े बहुत एमसीक्यूज होंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर होंगे वो एमसीक्यूज, उनकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं उनको चाहिए होती है फंडिंग। अब वो फंडिंग जो होती है वो 2 तरीके की फंडिंग उनको चाहिए होती है। एक तो डेली फंडिंग चाहिए, डेली उनको कुछ ना कुछ वर्किंग डेज जो हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उनको मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उनको डेली कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है, और ऐसा पैसा भी चाहिए होता है जो एक टाइम लगाते हैं और कुछ टाइम तक उनका काम चल जाता है और उसके बाद फिर से उनको पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, सो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो 2 तरीके के एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। सबसे पहला आता है वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उसको डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे स्टेशनरी का है, चाहे और जो चीज़ें होती है जो डेली उनको ज़रूरत होती है, वो हमारी आती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। और फिक्स कैपिटल में क्या आता है, फिक्स कैपिटल में आता है जैसे कि उस बिजनेस एंटरप्राइज ने एक अपनी मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, या बिल्डिंग को बनाने में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट ऑलवेज कम अंडर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट ऑलवेज कम अंडर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें डे टू डे क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में डेप्रिसिएशन लगता है, और एक टाइम पे आने के बाद वो जो कैपिटल होती है उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाती है ना। तो ये दोनों कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो पैसा उठाता है, वो फंडिंग उठाता है। ठीक है, अब वो फंडिंग कहाँ से उठाएगा, कहाँ से ये सारे फंड्स आएंगे, इसका सिंपल सा आंसर होता है हमारे पास, कहाँ से ये पैसा आता है, ये पैसा आता है फाइनेंशियल मार्केट से। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से ये सारा पैसा आता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहां से जितने भी बिजनेसेस होते हैं अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है कि आप इस टूल का यूज करके इतना पैसा उठा सकते हो, इस टूल का यूज करके इतना पैसा उठा सकते हो। तो वो जो फाइनेंशियल मार्केट है, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म जहां से एंटरप्राइजेस आएंगे, पैसा उठाएंगे और फिर बाद में जाके पैसा वापस भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास आती है मनी मार्केट आ जाती है, और दूसरी आती है कैपिटल मार्केट। ठीक है,
मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का रोल, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मनी मार्केट के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो है कि मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट जहां पे फंड्स का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स किन के बीच में, जिनके पास फंड्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, या जो लोन देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर या लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, सो फंड्स का ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर्स या लेंडर्स के बीच में के द्वारा, और आगे होता है जो रिसीवर होता है वो या तो बोरर या फिर यूजर होता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन द इन्वेस्टर और लेंडर एंड द बोरर एंड यूजर्स, बोरर और यूजर के बीच में और इन्वेस्टर लेंडर के बीच में ये फंड्स का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज फैसिलिटेटेड। अंडरस्टूड हो गया, तो ये है फाइनेंशियल मार्केट का काम। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो ये सारा जो सिस्टम है, जैसे फंडिंग है, रिसीव कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारा कौन कौन इसके एजेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमारी अपनी खुद की कंपनी बना ली हमने, और हमने बेसिकली हमारे पास पैसा आ रहा है, वी वांट टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट। सो हम लोग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। इंडिविजुअल, वो कैटेगरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होगी। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। देन देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वी हैव अदर इंटरमीडियरीज भी होते हैं, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, बीच में जो इन चीज़ों को, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में ये जो सेलिंग परचेजिंग का काम होता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, टिपिकल भी होता है, तो इसको और आसान करने के लिए वी हैव अदर इंटरमीडियरीज ऑल्सो, जो एक्स्ट्रा काम करके थोड़ा बहुत कमीशन लेके ये सारे फंडिंग का ट्रांसफर रिसीवर गिवर के बीच में थोड़ा और आसानी कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो एजेंट्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं। कैसे लिंक किए जाते हैं? ट्रेडिंग रूल्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इनका कुछ ना कुछ, इनको ऑपरेशनल या ऑपरेशन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं फॉर ट्रेडिंग द वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अंडरस्टूड हो गया? ओके, अब इट डील्स इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, इनको यूज करके पैसा उधार पे लिया जाता है, निकाला जाता है, फंडिंग ली जाती है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देखिए सबसे पहली चीज तो है, ये सीडीएस में भी सवाल आया था कि व्हाट वर द मेन फंक्शन, आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बट उसी में से ही यहीं पे डाला गया है कि क्या क्या मेन फंक्शंस थे। ठीक है, अब देखिए इंटरैक्शन करवाना, इंटरैक्शन किसके बीच में करवाना? बेसिकली जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करने का इच्छुक है, और जो बोरोअर है, जो जिसको पैसा चाहिए, उनके बीच में इंटरैक्शन कैसे होगा? क्योंकि मार्केट वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अंडरस्टूड हो गया? उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इंफॉर्मेशन किसकी प्रोवाइड करना? चाहे वो डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स हैं, जितना भी है, उस प्राइसिंग कि उनकी उन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या प्राइसिंग है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, और बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स के बीच में इन द मार्केट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाना, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू डीलिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म में कोई तभी आएगा जब उसको कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ एक स्टैंप मिल जाए कि यहाँ पे अगर मैं पैसा लगाऊंगा या पैसा फंडिंग उठाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हो जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए। तो ये तरीके का भी काम जो है फाइनेंशियल मार्केट का ही होता है। इसके अंडर जो कैटेगरीज आती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर द एन इन्वेस्टर टू सेल द फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब देखिए कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी ऐसा टूल है जिसको यूज करके पैसा उठाया जा रहा है,
ठीक है। तो वो टूल जो होगा उसकी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी मतलब उस टूल को अगर कल को दोबारा से सेल किया जाएगा तो उसकी जगह हमें पैसा मिलेगा, तो वो लिक्विडिटी है। तो वो लिक्विडिटी जो है ये भी इंश्योर करता है कि वो पर्टिकुलर टूल का कुछ ना कुछ मनी वैल्यू हो, उसको कन्वर्ट किया जाए तो पैसा निकाल रुपीस में उसकी टर्म वैल्यू आ सके। तो वो लिक्विडिटी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का काम है कि इसकी उस पर्टिकुलर टूल की लिक्विडिटी रहे, ठीक है। ओके, नाउ इट इंश्योर्स द लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है फंडिंग का, वो इंश्योर करे कि इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट ना हो, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो भी आता है उसके सभी के लिए वो लगभग ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। व्हेनेवर द पर्सन वांट टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट, तो उसके लिए ज़्यादा इतना खर्चे वाला काम ना हो, सिंपल नॉमिनल एक्सपेंसेस उसको बियर करने पड़े, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाहे वो फंडिंग उठा रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो मेन फंक्शन क्या है? इंटरैक्शन करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्राइसिंग की, तीसरा है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करना, एंड लो कॉस्ट जो होता है इंफॉर्मेशन का या ट्रांजैक्शन का, वो सब चीजें करना। क्लियर हो गया? ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किन किन सेगमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं, पहले ही हमने पढ़ लिया। मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में हम लोग इसको सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मनी मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट होती है बेसिकली वो मार्केट जहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो पैसा फंडिंग उठाने के लिए यूज किया जाता है, उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल से कम होती है। अंडरस्टूड हो गया? तो मनी मार्केट कौन सा होता है? मनी मार्केट ऑलवेज कम्स विद द शॉर्ट टर्म क्रेडिट के साथ, ऑलवेज कम विद द शॉर्ट टर्म फंडिंग के साथ। और वो जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है वो होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर। तो 1 साल तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है, ट्रेडेड इन देम मेच्योरिटी इन लेस देन अ ईयर। 1 साल से कम की जो मेच्योरिटी होती है वो मनी मार्केट के अंदर आती है। समझ आ गया? ठीक है। तो जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जो मेच्योरिटी होगी या वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। अंडरस्टूड हो गया? ओके, इसके बाद आता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में कोई जाना चाहता है तो उसको जो पैसा चाहिए होगा वो कहीं ना कहीं या तो मीडियम टर्म के लिए चाहिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो मनी मार्केट जो होता है वो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट उठाने के लिए इन्वेस्टर जाता है या फिर यूजर जाता है या बोरोअर जाता है। अंडरस्टूड हो गया? तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका जो बेसिकली मेच्योरिटी होती है इट इज मोर देन अ ईयर। 1 साल से ज्यादा का मेच्योरिटी होती है इन द कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनकी बेसिकली 1 साल से ज्यादा का टेन्योर होगा, मेच्योरिटी होगी, ताकि पैसा उठाया जा सके। अंडरस्टूड हो गया? सो ये हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां से पैसा उठाया जा सकता है जिसको यूज करके, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में सबसे पहला आता है ट्रेजरी बिल्स। अब जितना जितना सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ में आज तक इस तरीके का कभी सवाल नहीं आया, ठीक है, लेकिन पॉसिबली अगर नहीं आया तो अब आ सकता है, ठीक है। बट सीडीएस में अच्छा खासा सवाल आ चुके हैं, तभी मैं ये जितना इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर बहुत कुछ डिटेल में दे रखा है, लेकिन जो पीवाईक्यूज के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं, ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज किया जाता है जब भी पैसा उठाना है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये उठाता कौन है? गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई को बोल दिया कि आरबीआई मुझे जो है पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि मेरे पास जो है फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, मेरा जो बजट है वो हिला हुआ है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है। तो वो जो शॉर्टफॉल है, वो जो बजट डेफिसिट है, उसको फुलफिल करने के लिए, वो जो गड्ढा है उसको फुलफिल करने के लिए मेरे को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। आरबीआई को बोल दिया। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से
ट्रेजरी बिल्स निकाल देगा और ट्रेजरी बिल्स में बोल देगा कि हर ट्रेजरी बिल का जो वैल्यू है वो 95 रुपीज है, 95 रुपीज है। आप हमें 95 रुपीज दीजिए, मतलब जनरल पब्लिक को बोलेगा कि आप हमें क्या करो 95 रुपीज दे दो और एक एक ट्रेजरी बिल लेकर चले जाओ, ठीक है। तो सरकार के पास 95 रुपीज आ गया एक ट्रेजरी बिल का। एक साल के बाद या जितना भी, देखो 91 डेज के बाद 182, 364 डेज, जितना भी इस ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी डेट होगा तब तक सरकार जो है वो 95 अपने पास रिसीव करेगी। उसके बाद जैसे मैच्योरिटी होने वाली होगी तो सरकार उस ट्रेजरी बिल को कितना रुपए में दे देगी, जनरल पब्लिक को एक ट्रेजरी बिल 100 रुपए का दे देगी, जो भी उसमें बातचीत हुई होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज बेसिकली 95 रुपीज का सरकार के पास पैसा आया कि हर ट्रेजरी बिल का, लेकिन सरकार ने वापस कितना किया, 100 रुपए का किया। सो इसका मतलब क्या है कि वो जो 5 रुपए था वो हर ट्रेजरी बिल का फायदा हुआ जनरल पब्लिक को, क्योंकि जब फायदा नहीं होगा तो जनरल पब्लिक भी क्यों खरीदेगी वो ट्रेजरी बिल। तो जनरल पब्लिक ने 95 रुपए का एक ट्रेजरी बिल खरीद लिया उस टाइम पे, और जब मेच्योरिटी का टाइम आ गया तो सरकार ने फिर कितना देना पड़ा, सरकार को 100 रुपीज देना पड़ा। तो वो जो डिफरेंस हुआ वो 5 रुपीज का डिफरेंस वो किसकी पॉकेट में गया, वो गया आम इंसान की पॉकेट में, ठीक है। जो आरबीआई ने ये जो सेलिंग वेलिंग की थी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, ये सारा कुछ आरबीआई के थ्रू हो रहा था, सेलिंग वगैरह का, ठीक है, सेलिंग और परचेजिंग का। अंडरस्टूड? तो ट्रेजरी बिल्स में इस तरीके से होता है, जो कि 14 दिन का भी होता है टाइम पीरियड, 14 दिन का हो गया, 91 डेज का हो गया, ये याद रखिएगा, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ये याद रखिएगा, ये 4 ट्रेजरी बिल्स होते हैं। अंडरस्टूड हो गया? सो इन ट्रेजरी बिल्स को हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स टू द जनरल पब्लिक, और इसको प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है। ऑब्वियसली प्रॉमिस किया होता है कि हम लोग इतनी मैच्योरिटी के बाद आपको ये ट्रेजरी बिल आपसे ले लेंगे और आपको जो है पैसा दे देंगे जितना भी उसमें प्रॉमिस किया हुआ है। 95 का है तो 100 दे देंगे, 105 दे देंगे, जितना भी होगा, ठीक है। ओके, विद द गारंटी ऑफ पेमेंट एट द लेटर डेट, कि हम लोग आपको बेसिकली गारंटी दे देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट को हम लोग आपसे ले लेंगे, उतना जितना आपने दिया उससे ज्यादा ही देंगे, तभी तो कोई खरीदेगा ना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये याद रखिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी इसको कहा जाता है। अंडरस्टूड हो गया? ट्रेजरी बिल हमने देख लिया, टाइप देख ली, और साथ ही साथ ये देख लिया कि कितने साल के लिए होता है, और ये भी देख लिया कि इसको प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है, एंड इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। दूसरा आता है कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स आ गए। तीसरा आ गया कॉल मनी, चौथा आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर में क्या होता है, इट इज प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज के द्वारा। अब कंपनीज को भी पैसा चाहिए होता है, तो कंपनीज भी क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन्स उठाती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स उठाती हैं। जितना मार्केट रेट चल रहा होता है, मार्केट रेट में जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनीज को, उससे कम के इंटरेस्ट से वो कैसे निकालती है, कमर्शियल पेपर निकाल देती है, ताकि लोन हमें मिल जाए, सस्ते वाला लोन मिल जाए जहां पे इंटरेस्ट कम देना पड़े, ठीक है। वो कैसे होता है, कमर्शियल पेपर्स निकाल के, जो कौन निकालती है, बेसिकली कंपनीज निकालती हैं, ठीक है। चाहे उनको किस लिए चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए होता है, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स उन्हें उस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है, उससे कम का ही इंटरेस्ट रेट ये कमर्शियल पेपर में देती हैं। अंडरस्टूड हो गया? उसके अलावा कॉल मनी आती है, उसके अलावा कौन सी मनी आती है, कॉल मनी आती है। कॉल मनी में भी शॉर्ट टर्म बोरिंग ही होती है, बाय हुम, बाय बैंक्स के द्वारा, फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक्स जो होते हैं वो कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ताकि वो जो अपना CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, हमने बात की थी ना कि बैंक्स जो है वो लोन देते हैं और डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। लोन और डिपॉजिट, ये बेसिकली डिपॉजिटर डिपॉजिट करेगा बैंक में, और जो लोन है वो बैंक्स देते हैं। तो होता क्या है कि जितना डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया, चाहे 100 रुपये दिया, 100 रुपये किया, तो बैंक्स को ऐसा नहीं है कि 100 का 100 रुपये ही लोन देना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ कैश रखना पड़ेगा अपने पास, कैश रखना पड़ेगा, जो बेसिकली आरबीआई ने कहा होता है कि इतना तो पर्टिकुलर तुम्हें कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि बैंक्स जो होते हैं वो कई बार उतना उनके पास कैश नहीं होता, या फिर क्या करते हैं वो लोग, उनको ज्यादा लोन देने की जरूरत पड़ती है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। अगर जितना ज्यादा लोन देंगे उतना ज्यादा उनके पास इंटरेस्ट आएगा,
है कि नहीं। तो पॉइंट ये आता है कि जब बैंक्स को ज्यादा लोन देने की जरूरत पड़ती है तो वो कैश इतना रख नहीं पाते, ठीक है, कैश नहीं रख पाते तो कैश तो रखना पड़ेगा रिजर्व की फॉर्म में। तो वो क्या करते हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ताकि वहां से पैसा निकाल ले, क्योंकि जो डिपॉजिटर आपके बैंक में डिपॉजिट भी करता है ना, वो भी एक लोन ही होता है बैंक के लिए, वो भी एक तरीके से क्या होता है, एक कर्जा ही होता है। तो बैंक क्या करता है, वो तो रिसीव किया ही किया है, अब बैंक क्या करेगा, कॉल मनी के थ्रू भी पैसा उठा लेगा और कॉल मनी वाला पैसा जो है कैश रिजर्व में रख देगा, कैश रिजर्व रेशो में रख देगा, और जो बाकी पैसा है वो लोन के फॉर्म में दे देगा, क्योंकि बैंक को उस टाइम पे इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव करना उसको जरूरी है ताकि उसका सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी वाले सिचुएशन में आ पाए। अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं इश्यूड बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक इशू करते हैं टू सिक्योर मनी फॉर द शॉर्ट पीरियड, सिंपल, व्हेन द लिक्विडिटी इज लो। लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, या पैसा है भी तो या तो गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट जीसैक सिक्योरिटी, जीसैक मतलब गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी में है, ठीक है, और डिमांड फॉर कैश इज हाई, तो लिक्विडिटी कम है, कैश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो CODB बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कमर्शियल बैंक इशू करते हैं अंडर द मनी मार्केट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझना है, इट शुड बी नोटेड दैट जो मनी मार्केट होती है इट डज नॉट डील इन कैश और मनी, कैश और मनी में नहीं होता। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, हमारे पास ये जितना भी कमर्शियल पेपर्स हो गया, कॉल मनी, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर नॉट कैश, ठीक है। इनकी जो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका यूज किया जाता है ताकि फंडिंग आ सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कैश और मनी में ये सारी चीजें होती है, ये उन चीजों में होती है जो कि बहुत ही लिक्विडिटी में कंसिडर की जाती है, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें होती है बट सिंपली प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमने बात किया जितने भी प्रोमिसरी नोट्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, दीज आर नॉट कैश या फिर मनी के फॉर्म में है, बट दीज आर लिक्विडिटी फॉर्म में है, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है और फंडिंग उठाई जा सकती है। अंडरस्टूड हो गया। सो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये मनी मार्केट के अंदर आते हैं, और मनी मार्केट में ऐसा नहीं है कि मनी कैश की फॉर्म में चीजें हो रही हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच इज कॉल्ड एज प्रोमिसरी कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल्स। अंडरस्टूड हो गया। अब दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, मैंने वही कहा मनी नहीं होगा बट क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, दैट मीन्स इनको अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो दे आर इजिली कन्वर्टेबल। ये इजिली कन्वर्टेबल का जो स्टैंप होता है ये कौन लगाता है, ये फाइनेंशियल मार्केट लगा के देती है कि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप आओगे और इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करोगे तो आपको इजीली कन्वर्ट करके दिया जाएगा, ये हमारी सिक्योरिटी है उसको पैसे के अंदर। अंडरस्टूड हो गया, राइट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे हेल्प द बिजनेस यूनिट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट टू बोरो द फंड्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको यूज करके हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा पानी है उसको चला सकते हैं। अंडरस्टूड हो गया। और ये गवर्नमेंट भी करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, बैंक्स भी करते हैं, हर लेवल का एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इस तरीके से मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होता है। अंडरस्टूड हो गया, ओके। अब इंडियन मनी मार्केट जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं जो हिस्सेदारी करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आ गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिया, वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो, वी हैव अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो, ठीक है। उसके अलावा अब RBI जो होता है, RBI इज अ लीडर ऑफ मनी मार्केट, RBI इज अ लीडर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। और अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया, आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द इंडियन मनी मार्केट। अंडरस्टूड हो गया। सो ये सारे के सारे जो होते हैं मेजरली इंडियन मनी मार्केट का जो लीडर है वो तो अल्टीमेटली हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एक वॉच डॉग की तरह काम करता है ऑन द इंडियन मनी मार्केट के ऊपर। क्लियर हो गया।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, मतलब ये हमारा पार्ट 1 है ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, थोड़े बहुत एमसीक्यूज करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसके रिगार्डिंग काम करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये कोर्स देखना होगा, यू कैन गो डायरेक्टली टू दी अबीपीडिया पोर्टल। अबीपीडिया पोर्टल में CAPF की कैटेगरी के अंदर जाके आप वार्म अप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। आप जो टोटल कोर्सेज हैं, जो हमारे फुल फ्लेज कोर्सेज हैं, जिसमें लगभग 200 लेक्चर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी जो यहाँ की अभिमन्यु IAS की है। यू कैन गो एंड चेक दोज कोर्सेज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, सो डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ नंबर, यू कैन व्हाट्सएप इट एंड वील इंश्योर कि हाँ आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही हो। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, या आप कोई भी चीज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज सही होगी, देन ओनली यू कैन डू वेल इन दीज 90 डेज। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी। नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसमें MCQs भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।